गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम देखेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात की जाए तो पहला मैंने बताया था कल एसपी गुप्ता केस। एसपी गुप्ता केस में जजेस फर्स्ट केस कहलाता है। एसपी गुप्ता केस में ये माना गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की प्राथमिकता रहेगी। इन प्रेसिडेंट विल हैव अ फाइनल से, राष्ट्रपति की प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि क्योंकि देखो, अब सेपरेशन ऑफ पावर में अपॉइंटमेंट कार्यपालिका काम है, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का भाग है। सिंस प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, राष्ट्रपति कार्यपालिकी शक्तियों का प्रधान है। प्रेसिडेंट इज एज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो ये एग्जीक्यूटिव का काम है, कार्यपालिका काम है बच्चों। इसका मतलब है कि जजेस का काम ये है कि झगड़े सुलझाना, डिस्प्यूट सेटलमेंट। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, इसलिए जज को अपॉइंट करेगा। तो देयर वाज सेटल बाई एसपी गुप्ता केस इन 82। लेकिन कल हमने आपको बताया था 82 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, यही उच्चतम न्यायालय था, इशू यही था अपॉइंटमेंट का। लेकिन अब उच्चतम न्यायालय का डिसीजन बदल गया है। इन 1993 इट वाज एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। इट वाज अ केस ऑफ एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। तो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का मतलब है सुप्रीम कोर्ट में जो भी एडवोकेट्स प्रैक्टिस करते हैं उन सबका रजिस्ट्री में नाम होता है, रजिस्ट्रार में नाम होता है। उसी केस को कहा जाता है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट में वही वकील आर्ग्यूमेंट करेगा जो वकील का नाम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में होगा। जिस वकील का नाम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में होगा वही वहाँ प्रैक्टिस करेगा। यानी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ने ये पिटीशन दायर किया था और इसी मुद्दे पे कि क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की प्राथमिकता होनी चाहिए या कार्यपालिका की। तो अब देखोगे कि केवल 10 साल का फासला नहीं था, एक बड़ा चेंज ये था। इन 82 इंदिरा गांधी वॉज वेरी पावरफुल पीएम, बट इन 1993 अब देखोगे कि नरसिंह राव गवर्नमेंट थी, सरकार कमज़ोर थी, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे थे और स्वाभाविक तौर पे सरकार भी हमारे यहाँ कई बार मिस यूज़ करती है पावर का। अब यहाँ डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यू टर्न मार दिया। सुप्रीम कोर्ट बड़े शॉकिंग वाला मामला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी 93 के डिसीजन में ये बात कही कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों की प्राथमिकता होगी। यानी अल्टीमेटली जजेस विल अपॉइंटेड द जजेस। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों की प्राथमिकता होगी, तो अल्टीमेटली जजेस विल अपॉइंट द जजेस। जजेस विल अपॉइंट द जज। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश ही करेगा। ये कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय का ग्रुप ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का एक समूह होगा जिसे कहा गया कोलेजियम। कोलेजियम क्या है? दैट इज अ, ये न्यायाधीशों का एक समूह है। तो न्यायाधीश, यानी न्यायाधीशों का मतलब 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अभी की डेट में जो कोलेजियम बनता है वो 5 न्यायाधीशों का है।
तो 5 न्यायाधीशों के समूह को ही कोलिजियम कहते हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंसल्टेशन का मतलब माना जाए कंकरेंस। इसका मतलब है जो भी, तो आप देखोगे प्रैक्टिकली कैसे जैसे पॉइंट होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है तो स्वाभाविक रूप में प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। और प्रेसिडेंट, इसका मतलब अब क्या होगा, जो भी कोलेजियम नाम बताएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, उसी नाम को भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट के पास। इसका मतलब अब प्रेसिडेंट और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अपने से कोई नाम नहीं देंगे, ये सारा नाम आएगा जुडिशरी की तरफ से कि किनको जज अपॉइंट करना है, वही फाइनल होगा। अब बड़ी अजीब सी बात आ गई। और अब देखो दोस्तों 1993 में भाई कोलिजियम, अब कोलिजियम का मतलब और अभी आपको बता देंगे। कोलिजियम को 93 में कहा गया कोलिजियम 3 न्यायाधीशों का होगा। 98 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोलिजियम किससे मिलकर बनेगा, 5 न्यायाधीशों से। कोलिजियम शेल बी कंप्राइजेस ऑफ तो 5 जजेस। कोलिजियम 5 न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। कोलिजियम शेल बी कंप्राइजेस ऑफ द 5 जजेस। कोलिजियम 5 न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो आप देखोगे कि अगर कोलिजियम 5 न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 5 न्यायाधीशों में कैसे काम करेगा, इसमें 3 होंगे 2 होंगे, और कैसे डिसीजन लिया जाएगा, दैट वाज नॉट क्लियर। इसलिए कोलिजियम के डिसीजन, अब सवाल है 5 में होंगे तो ये 98 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कोलिजियम का मतलब 5 न्यायाधीश होंगे, CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो अब कोलिजियम क्या करेगा, कैसे निर्णय लेगा, इस बात पर आने से पहले आपको याद दिला दें ये 1993 का डिसीजन था लैंडमार्क क्यों माना जाता है। इसके बाद से बहुत ध्यान सुनने की बात है बच्चों, उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय एक ऐसा न्यायालय बन गया जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीश को अपॉइंट कर रहे हैं। और अपने आप में भाई दुनिया में तमाम डेमोक्रेटिक देश है, दुनिया में तमाम लोकतांत्रिक देश हैं, और तमाम लोकतांत्रिक देशों में न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर अलग अलग है। लेकिन भारत कमाल का देश बन गया वेयर जजेस आर अपॉइंटिंग द जजेस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब आप कहोगे सेपरेशन, अब बड़े दोस्तों देखो देयर आर 3 विंग्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अरे अपॉइंटमेंट काम न्यायपालिका का है या कार्यपालिका का, भाई प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट कार्यपालिका का है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का है। अब जरा जजेस का काम बोलता है क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, संविधान की व्याख्या करना। यहाँ तो अलग ही हो गया। इसे कोलिजियम के मामले बड़े विवाद का विषय बन गया, और कोलिजियम में कैसे 5 काम करेंगे पता ही नहीं था। और भाई कोलिजियम कभी लिखी बात तो करता नहीं, किसको, हमें ये नहीं पता चलता किसको जज पिक किया गया, किसको रिजेक्ट किया गया, कोई हमारे कारण नहीं पता चल पाता। इसलिए बच्चों ने कोलिजियम का मामला जब आया तो कोलिजियम कैसे काम करता है, इसका पर्पज क्या है। कोलिजियम, कोलिजियम का मतलब है दैट इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, तो न्यायाधीशों का समूह ही कहलाएगा कोलिजियम। अब सवाल है कोलिजियम में अगर 5 जजेस होंगे तो उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस। पर्पस क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। पर्पस सिंपल है। पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, अपॉइंटमेंट ऑफ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। और आप कहोगे कि सर CJI कौन होगा, सीनियर मोस्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स।
अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। और फिर तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ, ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में तो ट्रांसफर की बात हो नहीं सकती, कि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। तो ये काम हो गया, दैट इज द पर्पस ऑफ अ कोलिजियम। अब सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होगा, इफ देर इज ए अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट, कोलिजियम विल बी कंप्राइज ऑफ 1+4। 1+4 मीन्स CJI प्लस 1+4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस, CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये कोलिजियम बनेगा सुप्रीम कोर्ट में जज को अपॉइंट करने के लिए। और चीफ जस्टिस कौन होगा? वो तो होगा जो सीनियर मोस्ट है। सॉरी। अब दूसरा, अब क्या होगा? हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट का कोलिजियम क्या होगा? हाई कोर्ट में क्या होगा? 1+4। हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट का क्या होगा? 1+2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। सॉरी, द 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 1+2, 1+2 का मतलब है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बात ध्यान में रखने की है, उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश प्लस उच्चतम न्यायालय का ही मुख्य न्यायाधीश। वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश प्लस उच्चतम न्यायालय का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये तय करेगा कि हाई कोर्ट का कौन जज बनेगा। इसके लिए कोलिजियम क्या होगी? और कोलिजियम हर जगह, हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए भी कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट का ही है। हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में भी कोलिजियम कौन सा आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में कोलिजियम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हाई कोर्ट के जज के लिए थोड़ा सा कोलिजियम छोटा किया गया है। लेकिन हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफर के लिए, स्थानांतरण के लिए, यही 3 ही मुद्दा तो है। और सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की बात तो होती नहीं। इन केस ऑफ ट्रांसफर इन हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में ट्रांसफर की बात आए, उसके लिए क्या किया गया है? इन केस फॉर द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट, उसमें क्या होगा? पहला, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी कोलिजियम होगी? 1+4। ये क्या होगा? ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट, ये ऐसा 1+4। तो हाई कोर्ट में ट्रांसफर के लिए कोलिजियम कैसा? 1+4 प्लस 2 CJI प्लस क्या होगा? 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो मान लो कि किसी का ट्रांसफर चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट से, या किसी का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट हो रहा है, तो एक होगा पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस,
और एक होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो 2 CJI प्लस हाई कोर्ट, 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये कहाँ कहाँ से 2 लिए जाएंगे, एक जहाँ से ट्रांसफर हो रहा है और एक जहाँ रिसीव हो रहा है, जहाँ के लिए जा रहा है, ये कॉलेजियम बनेगी। तो हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए ये कॉलेजियम बनेगी, ट्रांसफर के लिए ये कॉलेजियम बनेगा, और सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए ये कॉलेजियम बनेगा। लेकिन बच्चों आप पूछोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब देखोगे तो कॉलेजियम के डिसीजन आज भी जजेस का अपॉइंटमेंट का यही तरीका है। अब सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को अपॉइंट करना है तो दोस्तों सवाल ये है कि 1+4 कैसे डिसीजन करेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 1+4 में 2 जजेस डिसएग्री हों तो ये राय प्रेसिडेंट को नहीं भेजी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पहली बात याद रखो दोस्तों, अरे हमारे यहाँ देखो यूपीएससी में भी आपने देखा वैकेंसी आई है, पहले वैकेंसी आती है, उसके बाद लोग फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम होता है, जजेस की वैकेंसी आती ही नहीं। कमाल की बात है, यानी एग्ज़ाम भी नहीं होता। तो कई बार तो ये लोग आरोप लगा देते हैं कि भाई हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना, गवर्नर बनना, जज बनना बड़ा आसान है, बशर्ते आपके घर में कोई जज हो। अब ये बात आप कहोगे दोस्तों, इसीलिए देखो सिविल सर्वेंट जो बनता है बड़े एग्जाम से पास करके जाता है, इसे किसी IAS ऑफिसर पर ये सवाल आप नहीं उठा सकते कि जुगाड़ से बन गया होगा, लेकिन बाकी पे तो मामला बनता है। अरे भाई देखो दोस्तों, एक प्रोफेशन की राय है, जो भी लेकर प्रोफेशन में होते हैं, अब मान लो कैसे इसमें गड़बड़ी के चांसेस होते हैं, कॉलेजियम पे क्या ऑब्जेक्शन है आपको बता दें। भाई सीधी सी बात है, अब मान लो कोई कॉलेजियम में सीनियर मोस्ट जज है और उसे चाह रहा है कि वो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज बना देगा। अब वो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी वक्त तो जज बना देगा, और रिटायर होने वाला है, तब तक उसका बच्चा भी जज के लिए तैयार हो रहा है। तो वो कह देगा भाई देखो मैंने तुमको जज बनाया, तुम जरा मेरे बेटे का ध्यान रखना, बेटी का ध्यान रखना। और बच्चों, हमारी न्यायपालिका में एक अंकल जज सिंड्रोम चलता है। ये जानते हो अंकल जज सिंड्रोम क्या होता है? अरे प्यारे बच्चों, याद रखना, हमारे यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये तय करती है डूज एंड डोंट्स। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह रखा है कि जो जज जिस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा उसका कोई रिलेटिव, घर का सदस्य वहाँ प्रैक्टिस नहीं करेगा, इससे थोड़ी पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन हमारे यहाँ मान लो कि कोई दिल्ली हाई कोर्ट का जज है, उसने अपने बच्चों को भेज दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है, उसने अपने बच्चों को भेज दिया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के जज का बेटा प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के जज का बेटा इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के बीच जज के रिलेशन क्या हो गया आपस में दोस्त? तो बच्चे जज का रिलेशन क्या होगा? अंकल जज सिंड्रोम चलता है बच्चों। इसलिए कमाल की बात है, अब कई बार ये बात कह दी जाती है, यार हमारे हिंदुस्तान में तो कमाल का सिस्टम है। और वैसे भी आप देखोगे, अब सवाल है कि आखिर में क्यों जजेस के द्वारा जजेस का अपॉइंटमेंट ऑब्जेक्शनेबल क्यों है? कोलिजियम सिस्टम पर आज भी ऑब्जेक्शन क्यों किया जाता है? ये बड़े स्पष्ट रीजन है बच्चों। तो रीजन क्या है? व्हाट इज द फैक्ट, व्हाट इज द ड्रॉबैक, कोलिजियम सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, तो बता दो। कोलिजियम की कमियां क्या है, तो ड्रॉबैक्स क्या है? तो ये बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, देखो ड्रॉबैक्स क्या है। पहला पहला सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन होता है, शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन हो रहा है। इट इज अ वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। भाई सीधी सी बात है, इट इज अ वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अरे शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन ही तो हो रहा है। वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्यों? अरे भाई जजेस का अपॉइंटमेंट जजेस कैसे करेंगे? दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये तो कार्यपालिका वाली बात है। अब यहाँ पता है जजेस का अपॉइंटमेंट जजेस किए जा रहे हैं, पहली प्रॉब्लम है। दूसरा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता ही नहीं है। तो कल भी मैंने बताया था बच्चों, आखिर में किसी को जज कैसे बनाया जाए? देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी।
वही सीधी सी बात है, हमारे पास किसी को जज कैसे बनाया जाए तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता का अभाव। क्यों? क्योंकि कोई क्राइटेरिया है ही नहीं हमारे पास। भाई कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि जज कैसे बने, यानी 20 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए, कैसे वकालत करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, नथिंग स्पेसिफिक। यानी कितने डिसीजन होने चाहिए, कोई हमारे पास स्पेसिफिक है ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं आप मेरी पीठ खुजलाओ मैं आपकी पीठ खुजलाऊं, क्विड प्रो को। और तीसरा, इसका सीधा मतलब है कि आप देखोगे क्यों। अच्छा, कोलिजियम का जो डिसीजन होता है, देखो जब एक बार खास तौर पे आप याद रखो बच्चों, हमारे यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है देयर इज मोर डेमोक्रेटिक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या है, हर क्षेत्र का भाग है, हर रीजन का भाग है। आज भी कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ कोलिजियम इसमें बहुत ज़्यादा महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नहीं आ पाए। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खास बात होती है कि वो समाज के वंचित वर्गों को लेती है, नॉन इलेक्टेड लिए प्रॉब्लम नहीं है। और सवाल ये है कि जब भी आप देखोगे कि जिसका अपॉइंटमेंट होता है उसमें उसमें हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मिनिस्ट्री के पास, यानी पूरा एक प्रशासनिक काम है। आप कैसे नाम शॉर्ट लिस्ट करोगे, और 5 ही लोग पूरे हिंदुस्तान के जज को ऐसे समझ सकते हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट में आने वाले, प्रैक्टिस करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। अब कोई गुवाहाटी में अच्छा वकील है, वो किसका नाम कंसिडरेशन में नहीं आएगा। इसलिए आप देखोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें क्या होता है कि पिछड़ी जातियों, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, 5 ही लोग सब मिलके बनाएंगे। इसे ये तरीका प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता नहीं है और इसमें भेदभाव के चांसेस है, यानी भाई भतीजावाद की संभावना है, नेपोटिज्म। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और इसीलिए देखोगे हमारे यहाँ पता चला सुप्रीम कोर्ट में जो कभी चीफ जस्टिस था उसके बेटे आज चीफ जस्टिस है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जस्टिस चंद्रचूड़ इज वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, लेकिन सवाल तो यही है कि भाई एक ही परिवार से लोग अगर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो फिर आपत्ति की जाती है। एक ही परिवार से फिर न्यायपालिका में लोग कैसे आ रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। ये मामला व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मामला ये है कि भाई हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत कॉम्पिटेंट भी हो, कोई व्यक्ति बड़ा कॉम्पिटेंट हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है कि इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके लिए इट इज़ अ हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भाई प्रशासनिक कार्य है, और सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की बात की जाती है। क्यों? अब सरकार के पास आईबी की इंफॉर्मेशन है, जजेस के पास तो नहीं है। सरकार के पास ये पता है महिला को भी देखना है, अनुसूचित जाति जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। तो गवर्नमेंट, सिंस गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू अदर पीपल, तो गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सोशल डाइवर्सिटी का ध्यान ज़्यादा रखती है। इसे लोग कहते हैं कि कोलिजियम सिस्टम में प्रॉब्लम है। और आप याद रखना, जजेस आर ओनली अपॉइंटिंग जजेस, और आज तक हमें नहीं पता चल पाता कौन सा क्यों, मतलब कोई जज क्यों बना, वी डोंट हैव एनी क्राइटेरिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया भी नहीं भाई क्यों किसी को जज बना, क्यों किसी का नाम रिजेक्ट किया गया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन किस देश में है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो फिर हम भी तो इस बात को उठा सकते हैं, हमें भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन बच्चों देखो, अब दूसरा सिस्टम ये है, अब अगर कोलिजियम में प्रॉब्लम है, कोलिजियम में प्रॉब्लम है मैंने माना, अब सवाल है सोल्यूशन क्या है। देखो हम हमेशा इस बात पे सोल्यूशन क्या है, और सोल्यूशन बताने की कोशिश पहली बार एनजीसी द्वारा की गई। इस खामी को दूर करने के लिए 2015 में एक लाया गया प्रावधान जिसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब सवाल जरा उसको भी देख ले, क्योंकि मामला दोस्तों ये नहीं कि जो सिस्टम है उसमें खामी तो है, लेकिन हो सकता है और जो सिस्टम अपना है उससे बड़ी खामी हो जाए। क्योंकि हम अगर जुडिशरी पर कई बार अटैक कर देते हैं तो ये हमें सोचना चाहिए बच्चों। दूसरे पक्ष में ये भी है कि हमारे जो राजनेता है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखना नहीं चाहते। वी हैव टू, बिकॉज यही क्रिटिकल एनालिसिस है। हमें सिक्के के दूसरे पहलू पे जाके देखना पड़ेगा कि हमारे पॉलिटिशियन ये सोचते हैं कि जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, हाँ जी कहते हैं, वैसे जज भी काम करे। बच्चों जज की भूमिका ब्यूरोक्रेट जैसी नहीं हो सकती। जज को सरकार के खिलाफ बोलना है तो आपको हम याद दिला दें, जो भी जज सरकार के खिलाफ बोलता है सरकार उससे नाराज होती है, और जज काम ही है ये। इसलिए ये बात सच भी है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में जजेस को अगर पॉलिटिशियन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके बड़े मिसयूज हुए। तो इंदिरा गांधी ने 73 में
सीनियर मोस्ट जजेस को जज नहीं बनाया, क्यों? मिसयूज। तो जो हमारे मंत्री कहते हैं भाई सारी समस्या जुडिशरी में, ऐसा नहीं है, समस्या पॉलिटिक्स में भी है, पॉलिटिक्स में गंभीर समस्या है, पॉलिटिक्स में बड़ी गंभीर समस्या है। और हर मिला के कैसे, तो अब ये हुआ कि भाई किस तरीके से कोलिजियम को बदला जाए। तो 2015 में क्या आया? एनजेसी। तो 99th अमेंडमेंट लाया गया। संविधान संशोधन कोलिजियम की खामी को दूर करने के लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला दिया गया। और इस 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कहा क्या गया? 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, उससे कहा यह गया कि भाई देखो, पहला एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा, एनजेसी होगा, नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। एक होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा। और इस एनजेसी में कौन होगा? पहला सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, हेड होगा। ये 99th अमेंडमेंट से, 99th अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया? संविधान के क्लॉज आर्टिकल 124A जोड़ा गया, इट इज आर्टिकल। तो मुख्य न्यायाधीश होगा प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, उच्चतम न्यायालय के 2 और जज होंगे, एक सीजीआई, 2 और जज होंगे, दूसरा 2 और जज हो जाएंगे, न्यायाधीश हो जाएगा, 3 लोग हो गए। उसके बाद विधि मंत्री, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मिनिस्टर। और उसके बाद ये हो गए 4 हो गए, यानी एक सीजीआई, 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई बात नहीं है, एक सीजीआई, 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक मिनिस्टर ऑफ लॉ, 4 हो गए। और 2 विशिष्ट व्यक्ति, वो एमिनेंट पर्सन, टू एमिनेंट पर्सन। कुल मिला के 6 व्यक्ति इस एनजेसी में रहेंगे। और ये 2 विशिष्ट व्यक्ति का अपॉइंटमेंट फॉर 3 ईयर, ये 3 साल के लिए होगा। दे आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर रीनोमिनेशन, इनका जो अपॉइंटमेंट होगा, नियुक्ति होगी या नॉमिनेशन होगा, वो 3 साल के लिए होगा, फॉर 3 ईयर्स। बट दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, वो फिर से इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। और पहला 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा, और दूसरा है कि इस जो 2 व्यक्ति में है, एक व्यक्ति एक बार ओबीसी का होगा, दूसरी बार एससी का, तीसरी बार एसटी का, फिर चौथी बार अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, उसके बाद महिला, विमेन। तो क्रमिक रूप में एक बार ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, महिला। तो इस समुदाय से 2 में से एक व्यक्ति कभी कभी होगा, जैसे कि महिला का भी होगा, अल्पसंख्यकों से भी होगा, जिससे सोशल कंपोजिशन ठीक रखा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। और एक खास बात की, 2 व्यक्तियों खोजने के लिए इन 2 विशिष्ट व्यक्तियों को ध्यान से आप देखो, भाई ये तो पदे नहीं है। ये जो एनजेसी में होंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में, ये जो होंगे, अरे भाई चीफ जस्टिस इंडिया का होगा ही, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे ही, ये तो पदेन है। एक्स ऑफिसियो, पदेन का मतलब है एक पद पे रहने के कारण कोई दूसरा पद पे चला जाए, पदेन है।
जैसे भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन। इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के एनजेसी में इन्हीं दो लोगों को ढूंढने की आवश्यकता थी और ये रखा गया इन दो लोगों को ढूंढने के लिए एक कमेटी बनेगी। ये विशिष्ट व्यक्ति कैसे ढूंढे जाए, सोचो, इतना ध्यान रख रखा गया। देयर इज सर्च कमेटी फॉर एमिनेंट पर्सन। तो जो ये एमिनेंट पर्सन होंगे उनके ढूंढने के लिए एक सर्च कमेटी होगी और उसमें कौन होगा? भारत के पीएम होंगे, प्रधानमंत्री। उसमें कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। और उसमें तो पीएम होंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, और उसमें कौन होगा? और उसमें होगा पीएम होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, और उसमें होगा विपक्षी दल का नेता, लोकसभा में विपक्षी दल या दूसरे सबसे बड़े दल का नेता। लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा या लीडर ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी तो आजकल अपोजिशन तो है नहीं, चूंकि अपोजिशन के लिए किसी भी दल को 1/10 मेंबरशिप चाहिए, यानी जिसके पास लोकसभा में 55 सांसद ना हो, 55 मेंबर ना हो, अपोजिशन का दर्जा नहीं मिल सकता। इस वजह से कहा जाता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। ये कमेटी बनेगी इन लोगों के लिए, दो लोगों को ढूंढने के लिए। सोचो कितनी मशक्कत की गई है, भाई दो लोगों को ढूंढा जाए। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ विशिष्ट व्यक्ति जो दो लोग होंगे वो किस फील्ड से होंगे, नहीं लिखा गया। अब विशिष्ट व्यक्ति तेंदुलकर भी हो सकते हैं, टाटा भी हो सकते हैं। अब सवाल है तेंदुलकर टाटा को जुडिशरी के बारे में क्या जानकारी है, लेकिन ऐसा एनजेसी में लिख दिया गया। और आप देखोगे व्हाट इज द फंक्शन, कार्य क्या होगा? कार्य पहले से मैंने बता दिया, जो कार्य कोलिजियम का है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनजेसी, तो ये आर्टिकल 124 बी में लिखा गया। तो फंक्शन आप जानते हो, वही बात, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और फिर ट्रांसफर, स्थानांतरण किसका? फिर ट्रांसफर किसका? जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ट्रांसफर किसका? जजेस ऑफ हाई कोर्ट का। तो स्वाभाविक रूप में जज ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट, सीजीआई का, और हाई कोर्ट के सीजीआई का भी अपॉइंटमेंट, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी अपॉइंटमेंट, जो कोलिजियम काम करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट। और दोस्तों इसका मतलब सारा एनजेसी को सारा काम दे दिएगा जो कोलिजियम के पास था। इसलिए एनजेसी बनने का पर्पज ये था, कोलिजियम हट जाए और एनजेसी का संविधान संशोधन पारित किया गया और बाकायदा उसके 2/3 बहुमत इकट्ठा किया गया। और आप जानते हो आधी राज्य विधानसभाओं का समर्थन लिया गया, तो बड़ा महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि कोलिजियम को हटाना तो पहले लोग चाहते थे लेकिन लोगों के पास ताकत नहीं थी। और 2015 में मामला क्यों आया? क्योंकि आफ्टर द गैप ऑफ 30 ईयर्स पहली बार बीजेपी को डोमिनेंस मिला लोकसभा में, पहली बार कोई एक पार्टी को डोमिनेंस लोकसभा मिला, इसलिए अब बीजेपी के पास बहुमत था। बाकी सारे पार्टी ने सपोर्ट कर दिया, आधे राज्यों ने तुरंत समर्थन दे दिया, 99th अमेंडमेंट पारित हो गया। और आर्टिकल 124C में क्या लिखा गया? अब सवाल है, आप पूछोगे सर ये बताओ अभी 6 लोग हुए, डिसीजन कैसे लेंगे? 6 लोगों में कैसे बहुमत लिया जाएगा? और दूसरी बात आप कहोगे सर ये बताओ सीजीआई में कौन होगा, सीनियर होगा या इफिशियंसी पे होगा, ये कैसे तय होगा? ये निर्धारित करेगी पार्लियामेंट।
तो आर्टिकल 124C में लिखा गया, तो सी में लिखा गया कि एनजेएसी की कार्यप्रणाली यानी नियुक्ति आयोग की कार्यप्रणाली संसदीय विधि के द्वारा निर्धारित होगी। इट इज थ्रू पार्लियामेंट्री एक्ट, यानी पार्लियामेंट्री एक्ट, इट इज थ्रू पार्लियामेंट्री एक्ट इंटायर फंक्शनिंग ऑफ कोलिजियम विल बी डिसाइडेड, कि भाई कैसे कौन सीजीआई होगा, स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या होगी। अब सवाल है, इसका मतलब पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया। अब ध्यान से देखोगे दोस्तों, अब एनजेसी यही था और संयोग की बात है एनजेसी रद्द कर दिया गया। आप कहोगे क्यों सर कर दिया गया, इसका आंसर आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रे भाई, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया यार तुम हर काम रद्द कर देते हो, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याद रखना, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, न्यायिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और आप ये जो पूरा एनजेसी बना रहे हो, ये क्या होगा, जजेस के अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप बढ़ाना चाहते हो। तो उनसे पूछा गया कहाँ बढ़ाना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहाँ होगा। उन्होंने कहा भाई बताओ विधि मंत्री की जरूरत यहाँ क्या है, अरे किसी और को लिख दिया होता। इसलिए बच्चों देखोगे हमारे यहाँ 90s के बाद हमारा संविधान ऐसा मान के चलता था कि आने वाली पीढ़ियों में जो हमारे शासक होंगे अच्छे लोग होंगे, नेक दिल के लोग होंगे। इसलिए हर जगह लिखा गया है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट। लेकिन आप देखो 90s के बाद जहाँ जहाँ संस्था 90s के बाद बनी, एनएचआरसी, सीआईसी, लोकपाल, 90s के बाद जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशन बने उसमें कमेटी बेस्ड अपॉइंटमेंट सिस्टम कर दिया गया। अब उसमें ये नहीं प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट, राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेगा, ऐसा नहीं कहा गया, कमेटी बेस्ड अपॉइंटमेंट होगा। क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट आई तो लोगों ने बड़े आरोप लगाने शुरू कर दिया, लोगों का फ्री एंड फेयर नहीं है मामला। अब अगर एनजेसी यहाँ भी आ रहा था, क्या बुरा था, वही तो होलिस्टिक है। भाई एनजेसी में क्या है, आपका लीडर ऑफ अपोजिशन भी आ गया, आपका एग्जीक्यूटिव भी आ गया, जुडिशरी आ गई, इसी कहते कंपोजिट मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट। तो अच्छा सिस्टम दिख रहा है यार, ये सारे सिस्टम के लोग हैं। संविधान में तो लिखा गया राष्ट्रपति न्यायाधीश को अपॉइंटमेंट करेगा, तो यहाँ राष्ट्रपति के अलावा न्यायाधीश भी है, कार्यपालिका भी है, विधायिका भी, सबको मैंने साथ ले लिया। इसके बावजूद न्यायपालिका रद्द कर दिया, इसके बावजूद जुडिशरी ने 99th अमेंडमेंट रद्द कर दिया। ये बड़ी ध्यान देने की बात है। तो जुडिशरी ने कहा भाई विधि मंत्री क्यों शामिल कर दिया, क्योंकि नॉर्मली होता है कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ लॉ होता है बच्चों, वो उसका फुल फ्लेज प्रोफेशन क्या है, लॉयर है वो। भाई जो उसका फुल फ्लेज प्रोफेशन तो विधि लॉयर के रूप में है। और पता चला कि यहाँ हमने क्या कर दिया, उसको अपॉइंट कर दिया। तो आज अगर वो आज वो विधि मंत्री के रूप में है तो 2 साल बाद विधि मंत्री रहेगा, 3 साल बाद। रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस देखते थे, विधि मंत्री थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, आज वो विधि मंत्री नहीं है लेकिन लॉयर तो है। इसका मतलब है कोई विधि मंत्री बन जाएगा तो अपने पसंदीदा लोगों को जज बना देगा और कल उन्हीं के लिए अंदर प्रैक्टिस करेगा। ये तो अच्छी पीछे बात चल निकली। और दूसरा, अरे 2 विशिष्ट व्यक्ति, लिखा तो होता है कि न्यायपालिका जुड़े होने चाहिए। तीसरी बात, कहा गया ये इंटायर प्लान क्या था कि पूरा पूरा मामला जजेस के अपॉइंटमेंट का मामला शिफ्ट कर दिया जाए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, क्योंकि अब संसद विधि क्या बनाएगी, बताओ संसद जो विधि बनाएगी कि भाई सीजीआई कौन होगा, कुछ पता ही नहीं है। इसे न्यायपालिका ने इसे रद्द कर दिया। अब आप कहोगे सर ये बताओ आप कोलिजियम को भी खराब बता रहे हो, तो ये भी खराब हो गया। तो न्यायपालिका से पूछा गया भाई बताओ भैया कोलिजियम ठीक है, फिर न्यायपालिका ने कहा ना कोलिजियम भी ठीक नहीं है। तो हमने कहा आप ही बता दो फिर क्या ठीक है। उनका देखो खामी दोनों में है लेकिन कम खामी कोलिजियम में है। तो न्यायपालिका से पूछा कम खामी कोलिजियम में कैसे है, तो जुडिशियल ने कहा देखो भाई अगर कोलिजियम नहीं होगा तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत बढ़ेगा। क्योंकि ये बात तो सच मानो दोस्तों, देखो जब कार्यपालिका किसी चीज़ को अपॉइंट करती है तो ये बात ठीक है कि टीएन सेशन राजीव गांधी के द्वारा अपॉइंटमेंट किए गए थे, बड़े अच्छे सीएसी बने थे। सीएजी विनोद राय थे, उनका भी कार्यपालिका ने अपॉइंटमेंट किया था। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कार्यपालिका के द्वारा किया गया अपॉइंटमेंट बुरा होता है, लेकिन नॉर्मली जो देखा जा रहा है कार्यपालिका ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो उसके खिलाफ बोलते हैं। इसलिए कहा, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा भाई कोलिजियम में कुछ रिफॉर्म कर लो, कोलिजियम हम रिफॉर्म कर लेंगे
और 2015 के बाद 2015 के बाद इसी मुद्दे पर विचार चल रहा है, क्योंकि ये तो रद्द हो गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, संविधान में ऐसा लिखा गया है, एनजेसी व्यवहार में नहीं चल रहा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे तो आर्टिकल 124A, 24B, 24C लिखा गया है। आप कहोगे सर ये बताओ ये क्या कैसे संविधान चल रहा है? भाई न्यायपालिका रद्द कर दिया, संविधान में लिखा होगा तब भी खत्म हो जाएगा। तो जुडिशरी को किसी भाग को संविधान से हटाने की शक्ति नहीं है। जुडिशरी क्या कर देगी, उसको कोमा में डाल देगी, संविधान में रहते हुए भी बेकार हो जाएगा। क्योंकि जुडिशरी को ही संविधान के इंटरप्रिटेशन की पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, व्याख्या कौन करेगा? वो जुडिशरी करेगी। इसलिए अब आप कहोगे इसका मतलब फिर वही घूम फिर के आ गए। इसका मतलब है कि अभी फिलहाल अपॉइंटमेंट किससे हो रहा है? कोलिजियम से। अब आपने कहा सर कोलिजियम कितनी समस्या बता दी, फिर भी न्यायपालिका ने इसको स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों आज यही बात हो रही है कि वी कैन रिफॉर्म कोलिजियम। कोलिजियम को रिफॉर्म कर लिया जाए। कैसे? अब रिफॉर्म का मतलब है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, चीफ जस्टिस से पूछा गया कि भाई ये बताओ कोलिजियम की खामियों का, कोलिजियम का बचाव कैसे न्यायपालिका कहती है? हाउ वी कैन डिफेंड कोलिजियम? आखिर में न्यायपालिका ने कोलिजियम का बचाव कैसे किया? न्यायपालिका ने कोलिजियम का डिफेंस किया कैसे? देखो न्यायपालिका ने कहा, भाई देखो कि फिलहाल न्यायपालिका ने कहा कि देखो जो कंडीशन है उसमें, अगर ये न्यायपालिका ने जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछा गया कि भाई आप तो न्यायाधीश को अपॉइंट करते हैं, क्या नहीं, इट इज वाइड स्प्रेड मिथ, एक मिथ है, ये भ्रम फैला दिया जाएगा न्यायाधीश को अपॉइंटमेंट का। ऐसा होता ही नहीं। क्यों? जस्ट देखो कुल यहाँ पे जुडिशरी का तर्क क्या है कि पहले पहले कोलिजियम क्या करती है? कोलिजियम किसी नाम को चूज करती है। कोलिजियम अब मान लो कि जज को चूज किया, पहले न्यायाधीशों के नाम का चयन करती है। फर्स्ट कोलिजियम पिक्स द नेम ऑफ जजेस। न्यायाधीशों के नाम का पहले चयन करते हैं, उसके बाद क्या होता है, कोलिजियम अपनी एक रिकमेंडेशन विधि मंत्रालय को भेजती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजती है। उसके बाद कोलिजियम एक रिपोर्ट किसको भेजती है? राष्ट्रपति को, यानी पीएम को। प्रधानमंत्री, पीएम और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को भेजती है। ऐसा नहीं है कि केवल जुडिशरी ही सारा अपॉइंटमेंट कर लेती है, उसने कहा ऐसा नहीं है। कोलिजियम क्या करती है? न्यायाधीशों के नाम को पिक करती है, चयन करती है। और ऐसा नहीं कि जो चयन कर लिया वही हो जाएगा। जब नाम चयन करेगी तो भेजेगी विधि मंत्री को। अब विधि मंत्री फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ये देखेगा, उन न्यायाधीशों के नाम पर आईबी रिपोर्ट लेगा, खुफिया आयोग को रिपोर्ट किया है, यानी बाकायदा आईबी की रिपोर्ट लेगा, खुफिया डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लेगा। और जब वो खुफिया डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आएगी, जब खुफिया डिपार्टमेंट रिपोर्ट अपनी दे देगा, तब नाम क्लियर किया जाएगा। तब तक पीएमओ को भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट का, और हाई कोर्ट के जज के मामले में गवर्नर को कॉपी भेज जाती है। और बाकायदा अगर गवर्नमेंट किसी नाम पर आपत्ति है तो गवर्नमेंट कैन सेंड फॉर रिकंसिडरेशन। कोलिजियम के विचार को मानने के लिए ऐसा नहीं सरकार बाध्य है। कई मामलों में से आप कहोगे सर कई मामलों में तो बाध्य है भाई, लेकिन कई मामलों में क्या है, जब अगर अगर सरकार ने किसी नाम पर ऑब्जेक्शन किया, उसके पक्ष में आर्गुमेंट दिया, क्योंकि दोस्तों कई बार तो हमारे यहाँ लोग बिला वजह किसी के नाम पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि इंडिया में जानते हो हम खेलेंगे नहीं खेलने देंगे, कबड्डी खेलने के हम खिलाड़ी हैं। कई बार तो हम इसी बात पे आपत्ति होती है अगले व्यक्ति का नाम क्यों है, हार तो उसके खिलाफ शिकायत कर देते हैं। अब बेसलेस एलिगेशन लगा देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बड़ा कहना आसान है ना कि ये आदमी चोर है, ये खराब है, ये खराब है। इसलिए प्रोविजन ये है
कि जब भी नाम दिया जाएगा मिनिस्ट्री बाकायदा नाम को कॉलेजियम के पास भेजेगी, और कोई वैलिड रीज़न होता है तो कॉलेजियम उस बात को रिजेक्ट कर देता है। आईबी इन्फॉर्मेशन अगर ख़राब है, मान लो किसी जज के खिलाफ ऐसा आरोप आ गया कि उसका संबंध किसी उग्रवादी संगठन के साथ है, तो जैसे मिनिस्ट्री कॉलेजियम का नाम बताए, कॉलेजियम बात ड्रॉप कर लेगा। मिनिस्ट्री बता देगी भाई ये तो इस मंत्री के रिलेशन में है, ये इनके पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, तो इस बात को नाम ड्रॉप कर लेगी। लेकिन क्या किसी जज के नाम को इस आधार पर ड्रॉप किया जा सकता है कि उसने सरकार के खिलाफ डिसीजन दे दिया था? नहीं, क्योंकि एनजेसी में तो स्वाभाविक रूप में ये सरकार की बढ़त हो जाती। एनजेसी में 6 लोग थे, 6 में 2 विशिष्ट व्यक्ति, 1 विधि मंत्री, तो मिला के सरकार का रिप्रेजेंटेशन हो जाता। कॉलेजियम में तो जजेस हैं। इसलिए दोस्तों, अब चूंकि कॉलेजियम इसलिए है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, और इसलिए कॉलेजियम की बात को बाकायदा सरकार को विचार के लिए भेजती है। और कई बार सरकार ने तो साल भर विचार भेजा ही नहीं, किसी को रिजेक्ट भी किया, न्यायपालिका ने माना भी। अब दूसरी बात, अब लोग कहते हैं भाई न्यायपालिका किस आधार पर कहे, न्यायपालिका आधार नहीं बताती, हमने किसको कैसे चूज किया, किसको रिजेक्ट किया। तो बच्चों मान लो अगर कोई हाई कोर्ट का जज है, उसे हम भेजना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, और अगर हमें पता चल गया, न्यायपालिका को पता चल गया कि अमुक व्यक्ति भ्रष्ट है या उग्रवादी संगठनों के सामने उसका नाम है, तो वो हाई कोर्ट में जज तो ही है। ये इन्फॉर्मेशन अगर हमने सबको बता दिया तो पूरी जुडिशरी का इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी। अरे मेरे बच्चों देखो, मेन होता है आम जनता का विश्वास। वही तो कम से कम जुडिशरी में आम जनता का विश्वास है, डेमोक्रेसी ठीक है। और ऐसे हम हल्ला मचाएंगे कल के लिए, बिला वजह ऐसे सब इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं, देखो जुडिशरी एक बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन है जिसकी और किसी ऑर्गन से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ करती है, सरकार के खिलाफ जाती है। अभी इलेक्शन कमीशन की डिसीजन में आप देखो, चंडीगढ़ के चुनाव में देखो, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी ही चाहिए, ऐसा बाकायदा माना जाता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इसलिए ऐसे प्रावधान हमारे यहाँ किए गए। तो कॉलेज तो सुप्रीम कोर्ट कहती है भाई आप कहते हो हर बात बता दो, अरे जुडिशरी के लिए हर बात बतानी जरूरी नहीं है। और जहाँ तक सीनियरिटी की बात करते हो, वकीलों की बात करते हो, तो हम तय करेंगे कितने ले। और जुडिशरी तो यहाँ तक कहा है, अगर जुडिशरी ने यहाँ तक कहा है सरकार चाहे तो हम बाकायदा सिस्टम को रिफॉर्म कर रहे हैं, और बाकायदा हम किस जज को बना रहे हैं, हम तो ये बताने को तैयार हैं। इसलिए बच्चों मामला ये है कि निष्कर्ष ये है कि हमारे यहाँ पूरे जजेस के अपॉइंटमेंट सिस्टम में 2 बात ध्यान में रखी जाए कि वी कैन नॉट सपोर्ट जुडिशियल सुप्रीमेसी। याद रखो, कंक्लूजन हम कहाँ लेते हैं, हम न्यायपालिका की सर्वोच्चता का समर्थन नहीं करते क्योंकि वो संविधान में नहीं है। वी कैन नॉट सपोर्ट सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, बट व्हाट वी कैन सपोर्ट, इंडिपेंडेंस। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन हम करेंगे, सर्वोच्चता का नहीं, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, वो संविधान में भी यही है और यही हमारे संविधान का विजन है। इसलिए सच मायनों में अपॉइंटमेंट में ठीक है, अगर कोलिजियम सिस्टम है तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, और इसमें सारे स्टेक होल्डर को साथ लेना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर को साथ लेना चाहिए। आप कह सकते हो क्या सर एनजेसी को रिफॉर्म करके फिर ला दिया जाए, तो अब झगड़ा पैदा करने का क्या फ़ायदा है। जो सिस्टम है उसी में रिफॉर्म करें, कोलिजियम में रिफॉर्म कर दें हम कि भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपॉइंट करिए, महिलाओं को भी, लोगों को भी और माइनॉरिटीज़ को भी, तो यू कैन अपॉइंट एवरीवन, तो सभी का अपॉइंटमेंट हम कर सकते हैं, हम सभी के अपॉइंटमेंट कर लें तो ये सिस्टम अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसीलिए ये बात यहाँ पे कही गई, इसलिए इस बात को बाकायदा ये कहा गया। अब सवाल है, अब आप देखोगे दोस्तों, ये सिस्टम है कंक्लूजन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बट नॉट सुप्रीमेसी। आप कहोगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल है। और सुप्रीम जुडिशरी का मतलब क्या है, जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कैसे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दैट इज बेस्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे है, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित नीति पर भारित होते हैं।
यानी सैलरीज salaries and pension of judges of Supreme Court, that is charged on the consolidated fund of India. ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसका मतलब है, आप इसका मतलब जानते हो कि इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश प्राप्त के बाद किसी न्यायपालिका में प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के किसी न्यायपालिका में, किसी न्यायालय में वकालत नहीं करेंगे। यानी द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट प्रैक्टिस in any court in the territory of India. Judges of Supreme Court shall not practice. So judges of Supreme Court shall not practice in any court of India. In any court of Indian territory. उसके बाद और हाई कोर्ट के जज क्या है? हाई कोर्ट के जज वहीं प्रैक्टिस करेंगे जहां उन्होंने जज के रूप में काम न किया हो। इस जस्टिस ठाकुर रिटायर हो रहे थे, चीफ जस्टिस थे, उनसे पूछा गया, जज साहब आपने बहुत लोगों से अंतिम इच्छा पूछी है, अब आप बताओ आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा जजेस को भी जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने की इजाज़त होनी चाहिए। हमारे कहा कि नहीं, इस संविधान में मना किया गया है, इससे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। नहीं तो अगर प्रैक्टिस करने का राइट दिया जाता तो उच्चतम न्यायालय कोई जज फेवरेबल डिसीजन देता, क्योंकि उसे लगता है कि कल ये जज बन सकता है तो उसके फेवर में डिसीजन दे दे। तो संभावना खत्म कर दी गई है। हर चीज़ का लॉजिक है, क्यों ऐसा कहा गया। अब संचित निधि पर भारित है क्योंकि उसके वेतन भत्तों में कोई कटौती न की जा पाए। फिर आप देखोगे न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध सदन में भी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। संसद या विधानसभा में टिप्पणी नहीं हो सकती। Nobody can raise any doubt over the conduct of judges in the parliament or legislative assembly. न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध संसद विधानसभा में टिप्पणी नहीं हो सकती। Nobody can raise the conduct of judges in the parliament and the legislative assembly. तो अभी आचरण के विरुद्ध भी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। और आप जानते हो हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन हम वी कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट कंडक्ट ऑफ जजेस। आप डिसीजन के खिलाफ आप बोल सकते हो, किसी न्यायाधीश के डिसीजन के खिलाफ तो आप बोल सकते हो, उसके आचरण के बारे में नहीं। कमुक व्यक्ति ऐसा भ्रष्ट है, ये चोर है, ये दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जरा सोच के देखो, उसके बाद ये भी कहा गया है कि न्यायाधीशों को राष्ट्रपति तभी हटाएगा, न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद का विशेष प्रस्ताव चाहिए। हटाने के लिए विशेष प्रस्ताव चाहिए। Even a special resolution is required by parliament for removal of judges. Special resolution is needed in parliament. इसका मतलब है resolution is needed in parliament for removal of judges. यानी किसी जज को अपने पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब पार्लियामेंट कोई विशेष प्रस्ताव पारित करे 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से। और आधार क्या होना चाहिए कि जज या तो मिसबिहेवियर या कदाचार, मिसबिहेवियर या
वो यानी अक्षमता, अक्षमता इनकैपेसिटी, अक्षमता का शिकार हो, असमर्थ हो जाए, कैपेसिटी। इन दो आधार पर किसी जज को हटाया सकता है। तो जज राष्ट्रपति के प्रसाद पर इंतकाम नहीं करता। इसे देखो, जज की पूरी इंडिपेंडेंस दी गई है, इस वजह से जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो सर्वोच्च नहीं है, सुप्रीम नहीं है बच्चों। और क्यों सुप्रीम नहीं है भाई? पार्लियामेंट भी हमारे यहाँ है, फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ है। तो सुप्रीमेसी किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आप बच्चे सवाल पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ जज के इंडिपेंडेंस के देने के लिए इतने प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। अब आप जरा सवाल पूछ लो। मेरे में नोट्स में पीपीटी नहीं है, वही तो मैं। अब टीएस सेशन जैसा सीसी क्यों नहीं बनता ऐसे? टीएस चिंता मत करो, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, और तुम जैसे लोग अवगत बनोगे ना, चिंता मत करो। इसी वजह जितेंद्र दूसरा पॉइंट एक बार, कौन सा दूसरा पॉइंट जितेंद्र? अगर एससी का सीजीआई अगर कोई अपराध कर दे, केस उस पर चलेगा? अरे मेरे बच्चे, बिल्कुल चलेगा, वो लॉ के ऊपर थोड़े है। कदाचार के नीचे क्या लिखा गया है? अक्षमता, असमर्थता, इनकैपेसिटी, अक्षमता या असमर्थता। ये बच्चे ने पूछा अक्षमता के ऊपर क्या लिखा गया? कदाचार, दुर्व्यवहार, मिसबिहेवियर। ये क्या है? कदाचार, दुर्व्यवहार। कदाचार का मतलब है भ्रष्ट हो जाना, कदाचार है। सीजीआई की सैलरी कितनी होती है सर? अर्जुन ने पूछा है। अरे मेरे बच्चों, अब देखो, ये सब तो फैक्ट बच्चों को जानना चाहिए। आजकल अब अभी मैं पूछूं, कोई बच्चा बता देगा, मेरे बच्चों बताओ सीजीआई की सैलरी कितनी होती है? अभी देखो सब बच्चे बता देंगे। क्या एससी के जज का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता? नहीं, मैं समझ रहा है। स्थानांतरण को दोबारा समझ, कहाँ पे देखो मेरे बच्चों, एक हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर होता है, और इस ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए? कॉलेजियम 1+4, और बाकी 2 चीफ जस्टिस के होने चाहिए। सर आपकी बुक के महत्वपूर्ण पर दिए गए हैं क्या वो लाइव? हाँ बच्चों, नहीं शरारती बच्चे हो गए आजकल मेरे। प्रैक्टिस सर, नोट्स का पीपीटी ओपन नहीं हो रहा है। अरे हो जाएगा, चिंता मत सर। सर क्या मैं बताइए, मैं आईएएस बनूंगा? बिल्कुल सीधा एकदम, कोई बन सकता है यार, पढ़ो लिखोगे। देखो ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। अब जो द्रौपदी मुर्मू ने कभी सोचा था प्रेसिडेंट बनेगी? इसे बस मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, बीच बीच में पहले सुनो खूब ध्यान से, कमेंट कम करो। क्या कॉलेजियम व्यवस्था किसी संसदीय अधिनियम के जरिए लाई गई थी? नहीं, संविधान संशोधन के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसी पर कदाचार का मतलब क्या होता है? अरे मेरे बच्चों, कदाचार का मतलब होता है कहीं पर भ्रष्टाचार, सेक्सुअल हरेसमेंट का शिकार हो जाना। ये कदाचार के मतलब होते हैं भ्रष्ट आचरण। अब जो किसी बच्चे ने बता दिया सीजीआई की सैलरी कितनी है, 2,80,000। देखिए बच्चे, एससी के जज कहाँ अपॉइंट नहीं हो सकता है? कहाँ अपॉइंट नहीं हो सकता मतलब मेरे बच्चों? मौलिक अधिकार अधिक और अखंडता में सुप्रीम कोर्ट किसे प्राथमिकता देगी? अरे सामंजस्य करती है, हारमोनी, हारमोनी दोनों को प्राथमिकता, सबका साथ सबका विकास। मेरे बच्चों, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को पनिशमेंट मिल सकता? अरे निशा, अभी चिंता मत करो, पनिशमेंट हमारे किसी को मिल सकता है। अगर सर जज वकील बनते हैं या जज अलग है? अरे मेरे बच्चे, वकील अलग है, जज अलग है। जज अलग होते हैं और बाद में वकील ही जाके जज बन जाते हैं। अरे जैसे, अरे बेटा ही तो पिता बनता है। अब बताओ, तुम पिता हो या बेटे हो? किसी के बेटे हो सकते हो, आगे चल किसी के पिता हो जाओगे। वैसे वकील ही चल के जज बनते हैं, जज वकील नहीं होता। अब जज बन गया तो वकील कैसे होगा? सर विशिष्ट व्यक्ति में कोई जनरल कैटेगरी को नहीं हो सकता क्या? अरे जनरल कैटेगरी वाली बात नहीं है। विशिष्ट व्यक्ति का मतलब यहाँ जाति से मतलब नहीं है। अच्छा, विशिष्ट व्यक्ति में जो 2 लोग होंगे, 2 में एक जनरल कैटेगरी का आएगा, दूसरा ओबीसी एससी एसटी किसी एक का आएगा। कॉलेज में लास्ट पॉइंट बता। अच्छा मैं मिस, अरे कामिल देखो, ये सब शायरी और ही जानता कर रहा है अभी। अरे मेरे पुत्र, ये सब बात बंद करो, ही पढ़ो लिखो अच्छे से। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बताएं सर। अरे मेरे बच्चों, इलेक्ट्रल बॉन्ड पहले हाई कोर्ट पढ़ लो, अब कोर्ट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बच्चे मेरे भाग रहे हैं। सीजीआई कब से लागू हुआ? सीजीआई कब से लागू हुआ? सर कल जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी उन पर दल बदल कानून नहीं। बच्चों यही समस्या है, राज्यसभा के निर्वाचन में दल बदल कानून लागू नहीं होता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, प्रेसिडेंट और राज्यसभा के इलेक्शन में दल बदल कानून लागू नहीं होता।
1980 के जज को हटाने का रेजोल्यूशन। अच्छा, 80 के जज को हटाया कैसे जाएगा आपको बता देंगे, इम्पीचमेंट का कैसे लाया जाए बता देंगे। सर तो क्या कर सकते हैं, न्यायपालिका हार्ट मिनट कर सकते, हार्ट मिनट कर सकते। एससी के सीजीआई कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा मेरे बच्चों। मैंने क्लास नोट्स नहीं बनाया है जो आपकी बुक से कवर हो जाए। अरे हाँ कवर हो जाएगा, चिंता मत करो, अच्छे से पढ़ो। हाई कोर्ट के जज कहाँ अपॉइंट नहीं हो, अरे कैसे हाई कोर्ट के जज कहाँ पर हो, हाई कोर्ट के क्या कॉलेजियम व्यवस्था के सचिन के सिवाय सचिन सर से एक बार पूछ लेना, सचिन सर। सर नोट्स ओपन, अच्छा सीजीआई को जेल हो सकता है। अरे विपिन क्यों जेल किसी को भिजवा रहे हो यार, ओ माय गॉड, कैसे बच्चे बावरे हो रहे हैं। सर स्थानांतरण पॉइंट 1+4+2 सीआई का मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का 4 सीनियर मोस्ट जस्टिस और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये है। किसी ने पूछा आपके बुक का, अरे भारतीय राज्य व्यवस्था बुक का नाम है, ओरियन ब्लैक स्वान से है, बहुत फेमस है, कहीं पे टाइप करोगे मिल जाएगी। सर देश की संप्रभुता किसके हाथों में होती है, खुशबू जनता के हाथों में है। तुम्हारे हाथों में संप्रभुता है, तुम्हें सर्वशक्ति हो। सर अगर स्टेट्स 28 हैं तो सुप्रीम कोर्ट 25 क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ लिखा गया है कि संसद के द्वारा एक हाई कोर्ट की शक्तियों को एक से ज्यादा राज्य के लिए विस्तार किया जा सकता है। इसमें बच्चा शिल्पा ने 4था संस्करण मिल रहा है। अब देख लो शिल्पा, देख लेना, संस्करण मुझे याद नहीं है, मैं एक बार देख के बता दूंगा। मौलिक अधिकार, सर टेस्ट लीजिए, हाँ जल्दी अब न्यायपालिका खत्म हो जाए बच्चों, इकट्ठे टेस्ट ले ले फिर खत्म, अब लगभग खात्मे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्राची में देखो, सीजीआई का मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई मीन्स चीफ, भारत का मुख्य न्यायाधीश। एसजीआई का मतलब है हज का क्या है सर, ये इलेक्टर, अरे सर आपको सर आपको कभी गुस्सा नहीं आता कभी, अरे मेरे बच्चों, अब मेरे बच्चों पर गुस्सा क्यों आया किसी को, कमाल की बात। देश की संप्रभुता किसके हाथ, अच्छा वही है। तो ठीक है मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। फिर आज के लिए इतना ही। इसे कोलिजम को खत्म किया जा सकता है, हाँ भाई खत्म तो किया जा सकता है, एक बार प्रयास हुआ नहीं खत्म हो पाया। संविधान संशोधन हो सकता है, जैसे सेवा मुक्ति के बाद आयोग का अध्यक्ष वो बनता है, आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। कई लोग इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन वो संविधान में लिखा है प्रैक्टिस नहीं करेगा, कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेगा, बाकी तो बनाया जा सकता है। और आजकल तो जज को गवर्नर बना दिया जा रहा है, अब सोच लो, अब जज को गवर्नर बना तो नहीं हो सकता। किसी बच्चे ने कहा नेपोटिज्म क्या है, अरे जगदीश अब तुम अपने भाई बंधु को प्राथमिकता दोगे, यही नेपोटिज्म है। किसी पार्टी में जाओ केवल अपने भाई बंधु खाना खिलाओ, ये भाई भतीजावाद है। और इसलिए आजकल तो दोस्तों देखो, रिटायर्ड जज को बना दिया जा रहा है गवर्नर। ये भी तरीके से संविधान निर्माता नहीं सोच पाए थे कि हमारे यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है बच्चों, जरा सोचो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायाधीशों की नियुक्ति से नहीं पहले शुरू हो जाती है, और नियुक्ति का मामला केवल एडमिनिस्ट्रेटिव मामला नहीं है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मामला है, क्योंकि पहले न्यायाधीश की स्वतंत्रता का मिसयूज किया गया था। उसके बाद आप देखोगे आजकल तो सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर गवर्नर बना दिया जाए रिटायरमेंट के बाद, इसका मतलब सिग्नल साफ है, अगर हाँ जी कहना है गवर्नर में का ऑफिस मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे दौड़ते रहो फुकड़ की तरह। क्लास का राहुल ने जल्दी, मेरे बच्चों मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, अरे सुशीला कल मैंने बताया था, अब मेरे बच्ची जरा क्लास तुम देख लेना। यदि संविधान संशोधन केवल संसद के मत, संसद कोलिजियम प्रणाली क्यों पारित करेगी, ऐसा नहीं, संसद तो चाहती, संसद कोलिजियम प्रणाली पारित नहीं करेगी, संसद उसको बदलेगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।